हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम लोगों ने अब तक बहुत सारे प्रैक्टिकल्स चैप्टर को देखा विद देयर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एंड उसके सॉल्यूशंस को भी, सच एज अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक एंड हमारा प्रीवियस चैप्टर डेट इज डेप्रिसिएशन। आज हम लोग एक और प्रैक्टिकल चैप्टर डेट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट करेंगे, जिसे हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ के थ्रू विथ एग्जाम्पल्स समझेंगे, क्योंकि इस चैप्टर को आप बिना एग्जाम्पल्स के समझ ही नहीं सकते। सो व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज? बिफोर कि हम लोग ये जाने कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना जरूरी है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर हम लोग देखेंगे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आर रिटन ऑर्डर और अनकंडीशनल प्रोमिसेस टू पे अ फिक्स सम ऑफ मनी ऑन डिमांड और एट एनी टाइम इन द फ्यूचर। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है एक रिटन ऑर्डर है या तो एक अनकंडीशनल प्रोमिस है। सो या तो नेगोशिएबल एक रिटन ऑर्डर के फॉर्म में हो सकता है या तो इन द फॉर्म ऑफ अनकंडीशनल प्रोमिस के फॉर्म में हो सकता है। और ये ऑर्डर या प्रोमिस होगा टू पे अ फिक्स सम ऑफ मनी ऑन डिमांड और एट एनी टाइम इन द फ्यूचर। सो एक ऐसा डॉक्यूमेंट या इंस्ट्रूमेंट जो कि एक रिटन ऑर्डर है या अनकंडीशनल प्रोमिस है टू पे अ फिक्स सम ऑफ मनी ऑन डिमांड और एट एनी टाइम इन द फ्यूचर, जो कि इस इंस्ट्रूमेंट में मेंशन होगा। और ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है इसका एक बेस्ट फीचर है कि ये हम लोग इसको फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज इजीली एंड फ्रीली ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी। यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को अगर हम लोग इसे हैंड ओवर करते हैं, यानी जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वे उसका ओनर वे पर्सन हो गया जिसको हम लोग ने डिलीवरी दिया यानी ट्रांसफर किया। सो ये इजीली एंड फ्रीली ट्रांसफरेबल है। और जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसके मेनली 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिस चैप्टर को हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। सेकेंड है प्रोमिसरी नोट। सो प्रोमिसरी नोट उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं जिसमें एक पर्सन प्रोमिस करता है। सो ये ऑर्डर नहीं है, ये क्या है, अनकंडीशनल प्रोमिस है टू पे अ फिक्स सम ऑफ मनी ऑन डिमांड और एट एनी टाइम इन द फ्यूचर। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वे हमारा रिटर्न ऑर्डर के फॉर्म में होता है, बट जो प्रोमिसरी नोट होता है वे अनकंडीशनल प्रोमिस है टू पे अ फिक्स सम ऑफ मनी ऑन डिमांड और एट एनी टाइम इन द फ्यूचर। नेक्स्ट है चेक। चेक भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि इसे हम लोग फ्रीली ट्रांसफरेबल कर सकते हैं, बट जो क्रॉस चेक होता है वे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। सो चेक क्या होता है? चेक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम लोग यानी जो डिपॉजिटर ऑफ द बैंक होता है वे बैंक को ऑर्डर करता है कि जिसका भी नाम या बियरर ऑफ द चेक है उसको सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी बैंक को पे करना है। सो चेक क्या है? ऑर्डर है टू द बैंक कि जिसका नाम या बियरर ऑफ द चेक को आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी डेट इज रिटन ऑन द चेक आपको पे करना है। एंड लास्ट है अदर्स। इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट आते हैं, गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट आता है या अदर ट्रेड बिल्स आता है। हमारे इंडिया में जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसको गवर्न करता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। सो हमारे इंडिया में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कौन गवर्न करता है, यानी इसके फंक्शनिंग को कौन देखता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। सो अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 बिल्स ऑफ एक्सचेंज है क्या? अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग टू पे a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. So according to negotiable instrument act 1881 जो bills of exchange है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, negotiable instrument in writing. So ये लिखा जाता है by the maker और drawer of the bills of exchange। और ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है। सो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था वे या तो रिटर्न ऑर्डर के फॉर्म में होता था या तो अनकंडीशनल प्रोमिस के फॉर्म में होता था। सो ये रिटर्न ऑर्डर है जो कि अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल मतलब विदाउट एनी कंडीशन, मीन्स बिना कोई बहाना के बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो भी डेट मेंशन है, जो भी अमाउंट मेंशन है, उस डेट में और उसी अमाउंट को पेमेंट करना रहता है टू द मेकर और ड्रॉअर ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज साइंड बाय द मेकर। मेकर मीन्स जो उसे बनाता है। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को सेलर जो कि क्रेडिट में अपने गुड्स को सेल करता है वे मेकर होता है, और पार्टी जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। डायरेक्टिंग टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। सो जो मेकर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है वे डायरेक्ट करता है टू अदर पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। इसमें फिक्स्ड अमाउंट होता है जिसे पेमेंट करना रहता है ऑन द फिक्स्ड डेट, और ये पेमेंट किसे करेगा? टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सिंस बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो ये इजिली ट्रांसफर होता है। सो जिस किसी के हाथ में ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा उसे ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट रिसीव होगा।
ये तो हुआ डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अब हम लोग देखते हैं सिंपल वर्ड्स में बिल्स ऑफ एक्सचेंज को किस तरह हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट कंटेनिंग अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पर्सन। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें दो पर्सन आपस में ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट फॉर व्हाट? डायरेक्टिंग अ पर्सन टू पे अ फिक्स्ड सम ऑफ मनी, जिसमें एक पर्सन दूसरे को डायरेक्ट करता है या ऑर्डर करता है टू पे अ फिक्स्ड सम ऑफ मनी विच इज ड्रॉन बाय वन पर्सन। सो एक आदमी उसको ड्रॉ करता है एंड एक्सेप्टेड बाय अनदर पर्सन, और सेकेंड आदमी एक्सेप्ट करता है कि हाँ आप जो ऑर्डर दे रहे हैं उसको हम फुलफिल करेंगे ऑन फिक्स्ड डेट बाय पेइंग द फिक्स्ड सम ऑफ मनी डेट इज रिटन ऑन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मेनली थ्री पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं। चलिए देखते हैं उससे वन बाय वन। सो पार्टीज जो इन्वॉल्व होते हैं इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फर्स्ट हमारा ड्रोवर, सेकेंड ड्रॉई एंड थर्ड पेई। सो ड्रोवर किसे कहते हैं? ही इज द सेलर और क्रेडिटर इंटाइटल टू रिसीव मनी फ्रॉम द पर्सन ही ड्रोज द बिल। यानी ड्रोवर जो है वे सेलर ऑफ गुड्स है। सिंस ये क्रेडिट में सेल कर रहा है, सो अदर पर्सन के लिए क्रेडिटर होता है जो इंटाइटल्ड है टू रिसीव अ मनी फ्रॉम द पर्सन जिसे उसने क्रेडिट में गुड्स को सेल किया है। एंड ही ड्रोज द बिल। सो जो सेलर होता है, जो क्रेडिट में गुड्स को सेल करता है, वही बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करता है। सेकेंड है ड्रॉई। He is the purchaser or debtor liable to pay the amount mentioned in the bill. He accepts the bill by signing it. So ड्रॉवर जो है वे सेलर ऑफ गुड्स होता है और जो ड्रॉई होता है वे परचेजर ऑफ द गुड्स होता है ऑन क्रेडिट, और ये ड्रॉवर से क्रेडिट में गुड्स को परचेज करता है। जो लाइबल है टू पे द अमाउंट मेंशन इन द बिल, जितने अमाउंट को उसने गुड्स परचेज किया फ्रॉम द ड्रॉवर, वे लाइबल है उतना अमाउंट को पे करने के लिए टू द ड्रॉवर, और ये बिल्स को ड्रॉ करता है। ही ड्रॉज द बिल एंड ड्रॉई एक्सेप्ट करता है बिल को कि हाँ जो मैंने अमाउंट ऑफ गुड्स को परचेज किया है उसे मैं पेमेंट करूंगा ऑन द डेट मेंशन इन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन फिक्स्ड डेट। थर्ड है पेई, द पर्सन हु रिसीव द पेमेंट फ्रॉम द ड्रॉई और एक्सेप्टर ऑफ द बिल। सो जिसके भी हाथ में बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा वे हमारा पेई कहलाएगा। क्यों? क्योंकि पेई ही अमाउंट को रिसीव करता है फ्रॉम द ड्रॉई। ड्रॉवर और सेलर हिमसेल्फ और एनी थर्ड पर्सन मे बी पेई ऑफ द बिल। सो ड्रॉवर जिसने गुड्स को क्रेडिट में सेल किया है, या तो वे खुद पेई हो सकता है, यानी वे खुद अमाउंट को रिसीव कर सकता है फ्रॉम द ड्रॉई, या ये किसी और को ट्रांसफर कर सकता है, इंडोर्स कर सकता है अपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज को। सो जिसे ये ट्रांसफर करेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उस बियरर को ही ड्रॉई पेमेंट करेगा। सो इस केस में थर्ड पर्सन भी पेई बन सकता है जो अमाउंट को रिसीव करेगा फ्रॉम द ड्रॉई। सो हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के डेफिनेशन को भी देख लिया एंड हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सो अब तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्यों जरूरी है इन द केस ऑफ बिजनेस। पहले क्या होता था, कोई भी बिजनेसमैन क्रेडिट में सेल करता था तो जो परचेजर ऑफ द गुड्स होता था वे क्या करता था, पेमेंट को टाइमली नहीं देता था, जिसके कारण बिजनेसमैन को बहुत ही ज़्यादा लॉस सफ़र करना पड़ता था इन द फॉर्म ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, जिसके कारण ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में इन्वॉल्व हुआ। सो जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज आया तो क्या होने लगा कि जब भी कोई परचेजर गुड्स को खरीदता था ऑन क्रेडिट, तो बिजनेसमैन अपने रिस्क को रिड्यूस करने के लिए एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया, और उसमें वे कॉन्ट्रैक्ट करते थे विद द परचेजर ऑफ गुड्स, जो क्रेडिट में गुड्स को परचेज करता था, कि ऑन सर्टेन डेट आपने जो अमाउंट ऑफ गुड्स को परचेज किया है हमारे बिजनेस से ऑन क्रेडिट, आप आफ्टर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम या ऑन फिक्स डेट आप उस अमाउंट को मुझे पेमेंट करेंगे। और जो परचेजर ऑफ द गुड्स होता था वे एक्सेप्ट करता था कि यस आई एग्री विथ इट, ऑन फिक्स डेट मैं अपने लाइबिलिटी को मीट करूंगा ऑन फिक्स्ड डेट। सो इसी डॉक्यूमेंट को हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टर्म्स, ड्यू डेट और डेट ऑफ मैच्योरिटी। सो ड्यू डेट इज द डेट ऑन विच द पेमेंट ऑफ द बिल बिकम्स ड्यू। यानी ड्यू डेट एक ऐसा डेट है जब ड्रॉई को पेमेंट करना रहता है टू द ड्रॉवर, क्योंकि जब भी ड्रॉवर बिल्स को ड्रॉ करता है तो वे एक पीरियड ऑफ टाइम को उसमें मेंशन करता है कि आफ्टर सर्टेन डेज और मंथ ड्रॉई को पेमेंट करना रहता है टू द ड्रॉवर। सो ड्यू डेट एक ऐसा डेट है जब ड्रॉई लायबल हो जाता है टू पे द ड्रॉवर। नेक्स्ट है डेज ऑफ ग्रेस। इट इज कंपल्सरी टू एड 3 days टू द पीरियड ऑफ बिल। दीज 3 days आर कॉल्ड डेज ऑफ ग्रेस। यानी एक एक्स्ट्रा डेज प्रोवाइड किया जाता है टू द ड्रॉई टू पे द अमाउंट टू द ड्रॉवर, और ये होता है फॉर 3 days। सो हम लोग ड्यू डेट में 3 days को ऐड करते हैं, तब उस डेट को हम लोग डेट ऑफ पेमेंट करते हैं। यानी सपोज कीजिए ड्यू डेट है ऑन 21 जनवरी। सो जो ड्रॉई है वे लायबल है टू पे द अमाउंट टू द ड्रॉवर ऑन 24 जनवरी।
सो ड्यू डेट हमारा कितना था 21 जनवरी, बट उसमें हम लोग 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करेंगे। सो हमारा डेट ऑफ पेमेंट हो जाएगा 24 जनवरी। अब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे और देखेंगे कि हम लोग ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो ड्यू डेट कैलकुलेट करने का 2 मेथड है। फर्स्ट कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लिखा हो कि आफ्टर सर्टेन मंथ्स ड्रॉई पेमेंट करेगा टू द ड्रॉवर, और सेकेंड केस है ड्यू डेट जब हम लोग उसे कैलकुलेट करते हैं इन डेज। सो 1 बाय 1 इसे सोल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट केस है जब हमारा पीरियड गिवन हो इन मंथ्स। सो हमारा डेट ऑफ विल है 12 जनवरी 2010 एंड हमारा पीरियड है 3 मंथ्स। तो जब भी मंथ्स में गिवन हो हमारा पीरियड, तो हम लोग क्या करते हैं, सेम डेट पे हम लोग नेक्स्ट मंथ जंप कर जाते हैं। सो 12 जनवरी टू 12 फरवरी, देन 12 फरवरी टू 12 मार्च, देन 12 मार्च टू 12 अप्रैल। सो 3 मंथ्स फ्रॉम 12 जनवरी इज 12 अप्रैल। सिंस हम लोग डेज ऑफ ग्रेस को भी इंक्लूड करते हैं हमारे ड्यू डेट में, सो आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ 12 जनवरी हमारा डेट होगा 12 अप्रैल, बट इसमें हम लोग प्लस 3 डेज और ऐड करेंगे। सो हमारा डेट हो जाएगा 15 अप्रैल। सो हमारा ड्यू डेट होगा 15 अप्रैल को। अगेन जब हमारा डेट ऑफ विल गिवन हो और हमारा पीरियड गिवन हो इन मंथ, तो हम लोग क्या करते हैं, सेम डेट पे ही आफ्टर 3 मंथ्स और 2 मंथ्स, फॉर एग्जांपल हमारा पीरियड है 2 मंथ, सो आफ्टर 2 मंथ क्या होगा, 12 जनवरी के 2 महीने बाद 12 मार्च। इसमें हम लोग डेज को इंक्लूड नहीं करते हैं कि उस मंथ में 30 डेज है या 31 डेज है या 28 डेज है। हम लोग सेम डेट पे मूव करते हैं टू द नेक्स्ट मंथ, चाहे वे 2 मंथ हो या 3 मंथ हो। सो इस केस में हमारा पीरियड था 3 मंथ्स। सो आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ 12 जनवरी 2010 हमारा डेट होगा 12 अप्रैल एंड उसमें हम लोग डेज ऑफ ग्रेस को इंक्लूड करेंगे। सो आफ्टर 12 अप्रैल एडिंग 3 डेज वी विल गेट द डेट 15 अप्रैल। सो 15 अप्रैल हमारा ड्यू डेट होगा, जिस डेट पे ड्रॉई पेमेंट करेगा टू द ड्रॉवर, यानी परचेजर ऑफ द गुड्स जो क्रेडिट में परचेज किया है गुड्स को, वे पेमेंट करेगा टू द सेलर। सो हमारा ड्यू डेट हो जाएगा 15 अप्रैल। सेकेंड केस है जब हमारा पीरियड गिवन हो इन डेज। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि किस मंथ में कितना डेज है। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस मंथ में कितना डेज होते हैं। सो हमारा डेट ऑफ बिल है 17 मार्च 2018 एंड इसका पीरियड है 60 डेज। सो हम लोग देखेंगे कि 17 मार्च से लेके 31 मार्च तक कितना डेज है। सो फ्रॉम 17 मार्च टू 31 मार्च हमारा डे कितना होगा, 14 डेज। 31 मार्च तक हमारा हो जाएगा 14 डेज। देन अप्रैल में हमारा कितना डेज हो जाएगा, अप्रैल के मंथ में 30 डेज। सो हमारा और कितना डेज रिमेनिंग है, 14 प्लस 30 डेट इज 44 डेज एंड हमें कैलकुलेट करना है 60 डेज। सो 60 माइनस 44 16 डेज। सो मई में 16 मई जो है वे हमारा आफ्टर 16 डेज होगा, बट इसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे 3 डेज, डेट इज डेज ऑफ ग्रेस। सो हमारा ड्यू डेट हो जाएगा 16 प्लस 3 डेट इज 19 मई। सो हमारा ड्यू डेट हो जाएगा 19 मई। जब भी हमारा पीरियड गिवन हो इन डेज, तो हम लोग क्या करते हैं, डेज को देखते हैं कि किस मंथ में कितना डेज है और डे वाइज हम लोग कैलकुलेट करते हैं हमारे पीरियड को। सो फ्रॉम 17 मार्च टू 31 मार्च हमारा टोटल डेज था 14 डेज। देन अप्रैल में 30 डेज होता है, सो टोटल डेज हमारा हो गया 44 डेज, बट हमें कैलकुलेट करना था 60 डेज, सो रिमेनिंग डेज होते हैं 16 डेज। सो आफ्टर अप्रैल 16 मई को हमारा 16 डेज कंप्लीट हो जाएगा, बट हमें 3 डेज ऑफ ग्रेस भी ऐड करना था उसमें। सो आफ्टर 16 मई हम लोग को 3 डेज इंक्लूड करना था। सो हमारा आफ्टर 3 डेज हो जाएगा 19 मई। सो हमारा ड्यू डेट हो जाएगा 19 मई। एंड जब भी हमारा ड्यू डेट फॉल करता है ऑन पब्लिक हॉलीडे और संडे, तो हमारा ड्यू डेट हो जाता है 1 डे प्रीसीडिंग द ड्यू डेट। सपोज मान लीजिए 14 जनवरी को हमारा ड्यू डेट है, बट 14 जनवरी को संडे होता है, सो हमारा ड्यू डेट हो जाएगा 13 जनवरी। एंड सपोज हमारा ड्यू डेट फॉल करता है ऑन 15 अगस्त। सो सिंस 15 अगस्त एक नेशनल हॉलीडे है, सो हमारा ड्यू डेट हो जाएगा 14 अगस्त। सो इन दोनों केस में डेट इज पब्लिक हॉलीडे और संडे के केस में हमारा ड्यू डेट फॉल करता है बिफोर 1 डे ऑफ ड्यू डेट। नेक्स्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो जब भी हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को देखते हैं, तो हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिवाइड करते हैं इन 2 सेपरेट पार्ट। फर्स्ट पार्ट होगा बिल्स रिसीवेबल एंड सेकेंड होगा बिल्स पेबल। और ये बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल अलग अलग डॉक्यूमेंट या इंस्ट्रूमेंट नहीं है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही फॉर सेलर बिल रिसीवेबल बन जाता है एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही फॉर द परचेजर
बिल्स पेबल बन जाते हैं। सो द सेलर ऑफ गुड्स, जो अपने गुड्स को क्रेडिट में सेल करता है, इज इंटाइटल्ड टू रिसीव मनी स्पेसिफाइड इन द बिल। Thus, bills of exchange becomes bill receivable for seller and it is an asset for the seller. Since जो सेलर ऑफ गुड्स है, जो क्रेडिट में अपने गुड्स को सेल कर रहा है, उसे मनी रिसीव होगा इन एक्सचेंज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सो फॉर सेलर बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिल रिसीवेबल बन जाता है, और जो बिल रिसीवेबल होता है वे एसेट होता है फॉर द सेलर। बट जो बिल्स पेबल है वे परचेजर के लिए लायबिलिटी बन जाता है। सो द परचेजर ऑफ गुड्स, जो परचेज करता है गुड्स ऑन क्रेडिट, इज लायबल टू पे मनी स्पेसिफाइड इन द बिल। सो जो परचेजर है वे लायबल है टू पे द मनी स्पेसिफाइड इन द बिल, क्योंकि उसने क्रेडिट में गुड्स को परचेज किया है। दस बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिकम बिल्स पेबल, इसलिए सिंस परचेजर ने गुड्स को क्रेडिट में परचेज किया है फ्रॉम द सेलर, सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज परचेजर के लिए लायबिलिटी बन जाता है, डेट इज बिल्स पेबल, और ये इसके लिए लायबिलिटी होता है। सो इसका कंक्लूजन क्या है? Thus, bills of exchange is bill receivable for seller. So bills of exchange ही for seller bill receivable है, and the same bills of exchange is bills payable for the purchaser. और जो same bills of exchange है वे bills payable बन जाता है for the purchaser. So bill receivable and bills payable same document है, but bills of exchange है वे seller के लिए bill receivable बन जाता है, and bills of exchange ही purchaser के लिए bills payable बन जाता है। और bills of receivable जो है वे seller के लिए asset है, क्योंकि इसके थ्रू उसे अमाउंट रिसीव होगा, एंड फॉर द परचेजर बिल्स पेबल लायबिलिटी बन जाता है, क्योंकि परचेजर लायबल है टू पे द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द बिल। सो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देखा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है एंड उसका फीचर क्या होता है, कि ये इजीली एंड फ्रीली ट्रांसफरेबल है, और इसके फोर मेन टाइप्स है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक एंड अदर्स, जिसमें गवर्नमेंट ट्रेड बिल्स या प्रोमिसरी नोट आते हैं। एंड इन इंडिया जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उनको गवर्न करता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। एंड हम लोगों ने देखा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन क्या है एंड कौन कौन से पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सो इसमें मेनली 3 पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट ड्रॉवर, जो कि सेलर ऑफ गुड्स था, सेकेंड ड्रॉई, जो परचेजर ऑफ गुड्स था, एंड थर्ड पेई, जिसे अमाउंट रिसीव होता है फ्रॉम द ड्रॉई। एंड हम लोगों ने देखा कि ड्यू डेट क्या होता है एंड डेज ऑफ ग्रेस क्या होता है। एंड विद द हेल्प ऑफ 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा कि ड्यू डेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब हमारा पीरियड गिवन हो इन मंथ्स एंड जब हमारा पीरियड गिवन हो इन डेज। एंड देन जब हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को देखते हैं तो हम लोग उसे डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, जो कि 2 सेपरेट डॉक्यूमेंट नहीं है, बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही फॉर द सेलर बिल रिसीवेबल बन जाता है, जो कि एसेट होता है फॉर द सेलर, एंड सेम बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही बिल्स पेबल बन जाता है फॉर द परचेजर, एंड फॉर द परचेजर ये लायबिलिटी होता है। सो आज हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कि हम लोग उसे कैसे जर्नलाइज करते हैं जर्नल बुक में इन डिफरेंट केसेस। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।